डियर फ्रेंड्स, एक कहावत है या यूँ कहें कि कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती है और मेरी सफलता में कहीं तक उनका योगदान भी है। तो वो जो पंक्तियां हैं, वैसे तो मेरा कोई ऐसा शौक नहीं है, परंतु मैं भी उन पंक्तियों को फॉलो करता हूँ। तो हो सकता है आप भी उन पंक्तियों को सुन करके आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत अच्छे से मोटिवेट हो सके और सफलता प्राप्त कर सके। तो कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें हमेशा ध्यान रखना, जैसे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। हाँ दोस्तों, यदि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, मजबूत रहेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोग जरूर सफल होंगे और अपनी जो मंजिल मिलेगी ना, उसका बहुत ही मज़ा आपको आएगा। दोस्तों, इसी श्रृंखला में जो हमारी टीचिंग मेथड की श्रृंखला चल रही है, इसी सीरीज में हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को जो हम अध्यापन करते हैं, उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, किन किन सिद्धांतों को आधार मान करके हम लोग इंग्लिश को पढ़ाते हैं। हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सबका हमारे डीएस पाठशाला चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के टॉपिक को शुरू करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ दोस्तों, जब हम प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारा जो पहला प्रिंसिपल आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। नेचुरलनेस का बात करते हैं तो इसका मतलब है स्वाभाविकता। दोस्तों, जो भी चीज होती है स्वाभाविक रूप से अगर हो जाती है तो उसमें सीखने में बहुत अच्छा मजा आता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नेटिव स्पीकर होता है तो वह अपनी मदर टंग को बहुत ही नेचुरल वे में सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो एनवायरनमेंट तैयार रहता है उस समय वह उसके अनुकूल होता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चा अपनी मदर टंग को बहुत आसानी से सीख जाता है। परंतु जो इंग्लिश है हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक विदेशी भाषा है, इसका इन्वायरमेंट हमें यहाँ नहीं मिल पाता है। इसी वजह से हमें इसको सीखने में डिफिकल्टीज होती है, या यूँ कहें कि हम सीखने में असमर्थ से होते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश भाषा सीखनी है और एक टीचर को सिखानी है तो बच्चे के इर्द गिर्द जैसे मदर टंग के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वैसा नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। दोस्तों, तो ध्यान देना, पहला हमारा जो टॉपिक है, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। दूसरा प्रिंसिपल हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर को अगर हम हिंदी मीनिंग देखते हैं तो एक्सपोजर का हिंदी मीनिंग होता है हमारे लिए प्रकट करना, प्रकटीकरण। तो दोस्तों, यहाँ पर बात होती है कि जिस प्रकार से एक बच्चे को मदर टंग सीखने में समस्या नहीं होती है, क्योंकि उसके सामने पूरा जो एनवायरनमेंट होता है, पूरी सोसाइटी होती है, फुल फैमिली होती है, वह उसको एक्सपोज कर देती है, उसको हर चीज़ को सीखने में मदद करते हैं। वैसे ही अगर आप फॉरेन लैंग्वेज को सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को तो उनके लिए एक्सपोज करना होता है। एक्सपोज करने का मतलब यहाँ पर है जैसे बच्चा पेन सीखना चाह रहा है तो अब हिंदी भाषा में तो उसे कलम बोलते हैं, बच्चे को पता थोड़ी है कि पेन कलम को ही बोलते हैं। तो आपको वो पेन दिखाना होगा बच्चे को, बेटा यही, और वो किससे आत्मसात करेगा? कलम के साथ आत्मसात करते हुए, वह एक्सपोज करते हुए बच्चा सीख जाएगा। यही प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर होता है। देन हमारा तीसरा प्रिंसिपल आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और हमने लास्ट वाले लेक्चर में इसके बारे में अध्ययन भी किया था। वो होता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ LSRW, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जो स्किल्स होते हैं, इन स्किल्स का एक प्रॉपर ऑर्डर है। पहले लिसनिंग होनी चाहिए, बच्चा सबसे पहले लिसनिंग करता है। हमेशा देखना, जो बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, साल भर का, 6 महीने का, 1-1.5 साल, 2 साल का, वह बोलता नहीं है, वो सबसे पहले सुनता है। इन्वायरमेंट में माता है, पिता है, भाई बहन, सभी को सुनता है। देन स्पीकिंग, वह बोलना शुरू करता है अपनी भाषा।
जैसे भी बोले, छोटे छोटे शब्दों में बोले, वह स्पीकिंग करता है। जब वो लिसनिंग कर लेता है, स्पीकिंग कर लेता है, और मेरा मानना भी यही है कि अगर आपको इंग्लिश सिखानी है तो बच्चों को पहले सुनना सिखाएं, अच्छा श्रोता बनाएं, और फिर उसके बाद में उसको स्पीकर बनाएं। और कहावत भी है, बीइंग अ गुड लिसनर इज टू बी अ गुड स्पीकर। जो अच्छा श्रोता है वही अच्छा स्पीकर भी होता है। तो पहले लिसनिंग देन स्पीकिंग। फिर बच्चों को हमें वर्णमाला का ज्ञान देना चाहिए जिससे वो रीडिंग करना सीख सके, और रीडिंग के बाद में बच्चे को राइटिंग के माध्यम से सिखाना चाहिए। और यही प्रॉपर जो वे है स्किल्स का, इनको हमें फॉलो करना चाहिए। देन हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है यूजिंग मदर टंग। हाँ दोस्तों, अब जो हमारे एक मेथड है GT मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, उस मेथड में हम हिंदी भाषा या जो भी मदर टंग होती है उसको इन्वॉल्व करते हैं फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कहा एक्सपोजर, अब एक्सपोजर आपको पता नहीं है, मदर आपको पता नहीं है, तो मैं हिंदी वर्ड माता को यूज करूंगा कि बेटा माता को ही इंग्लिश में मदर कहा जाता है। तो मदर टंग का यूज करते हुए आप बच्चों को इंग्लिश भाषा या किसी भी फॉरेन भाषा को सिखा सकते हैं। देन अगला जो प्रिंसिपल आता है वो प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी। ये जो फोनोलॉजी वाला प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा बोलना तो सीख जाता है, जैसे मैंने बोला स्पीक, बच्चा स्पीक भी सीख जाए। मैंने मदर टंग का यूज कर, मैंने कहा बेटा बोलने को स्पीक बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, समझ जाएगा हाँ स्पीक वर्ड है जिसे बोलना मीनिंग होता है। परंतु उसको कई सारे बच्चे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये वाला वर्ड है DONKEY, अब इसको देखते हुए, क्योंकि मैंने एक वर्ड और लिख दिया जैसे MONKEY, मंकी, इसे हम मंकी पढ़ते हैं, तो बच्चा इसे भी क्या पढ़ेगा, डंकी। क्या पढ़ेगा, डंकी। और आई होप मोस्ट ऑफ यू ऑलवेज प्रोनाउंस इज डंकी, बट इट इज इनकरेक्ट, ये गलत है। तो उसे अगर बच्चे को प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ साउंड सिस्टम का पूर्ण नॉलेज होगा, या प्रोनाउंस कैसे करे किसी वर्ड को, प्रोनाउंसिएशन का नॉलेज होगा, तो वह बच्चा यहाँ पर इसको डंकी नहीं बोल करके क्या बोलेगा, डोंकी बोलेगा, क्योंकि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डोंकी ही है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, जिसे PUT, इसे हम पुट पढ़ते हैं, जबकि CUT कट, BUT बट। तो जो बच्चा कट बट पढ़ता है तो इसको क्या पढ़ेगा, पट पढ़ेगा, बट इट विल बी रॉन्ग, इनकरेक्ट। सो वी शुड टीच स्टूडेंट्स द साइंस ऑफ फोनोलॉजी। फोनोलॉजी जो साइंस है इसको भी हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चा अच्छे से वर्ड की नॉलेज रख सकता है। ओके दोस्तों, और इन 5 प्रिंसिपल्स के साथ अगला जो प्रिंसिपल हमारे साथ आने वाला है उसके बारे में हम स्टडी। दोस्तों 5 प्रिंसिपल्स के बाद हमारा जो छठा प्रिंसिपल आता है 6th नंबर पर, वो है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ। हाँ दोस्तों, जैसे जब भी हम इंग्लिश या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, तो जैसे हम मदर टंग बच्चा सीखता है तो उसको मदर टंग में ही हम उसकी जो परंपराएं हैं, कस्टम्स, वहाँ जो ट्रेडिशन है, क्या वहाँ पर आसपास का वातावरण चल रहा है, तो वो हम बच्चा सीख चुका होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम फॉरेन लैंग्वेज बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसे अपने आसपास के जीवन से जोड़ते हुए उसको हम फॉरेन लैंग्वेज सिखा सकते हैं। तो बच्चे को कोरिलेशन करते हुए हमें भाषा को सिखाना चाहिए। देन अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने लोटस एक वर्ड यूज किया, जैसे लोटस। अब बच्चे को पता नहीं है कि लोटस क्या है, तो वो हो सकता है, मैंने कहा लोटस एक फूल होता है, तो वो किसी भी तरह के फूल को लोटस समझ बैठ सकता है। शायद गुलाब के फूल को ही वो लोटस समझ ले, क्योंकि उसके दिमाग में एक कल्पना चल रही है कि फूल होता तो है लेकिन कौन सा। तो आप क्या कीजिए, बच्चे को करेक्ट कीजिए, उसको कमल का फूल, लोटस का फूल दिखा दीजिए। जब आप बच्चे को दिखा देंगे, बच्चा कभी गलती नहीं करेगा। आप जैसे मार्कर शब्द का यूज कर रहे हैं, बट बच्चे को पता नहीं मार्कर क्या होता है, अब मार्कर दिखा दीजिए, बच्चे को करेक्ट हो जाएगा और वो करेक्टनेस वाला प्रिंसिपल फॉलो हो जाएगा। बहुत ईजी है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ
लर्निंग बाय डूइंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है बच्चे को करके सिखाना। यह जो सिद्धांत है आप सभी ने साइकोलॉजी में पढ़ रखा होगा। जॉन डीवी एक हमारे महोदय है, जॉन डीवी। तो जॉन डीवी ने इसे दिया था। तो ध्यान देना दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। अगर बच्चा इंग्लिश के कुछ वर्ड्स तो वो सीख चुका है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है तो उसको प्रैक्टिस करवाइए, है ना। इसे हम प्रैक्टिस का प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से, लर्निंग बाय डूइंग से भी वो किसी भी भाषा को सीख सकता है। देन अगला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। हाँ दोस्तों, बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। क्या वह इंग्लिश भाषा को सीखने में रुचि ले रहा है या नहीं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मदर टंग तो वो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। एक और हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत, इसे हम 12वां नंबर का प्रिंसिपल दे सकते हैं। तो अनुकरण के सिद्धांत के माध्यम से वह मदर टंग तो सीख जाता है, बट क्या उसको फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश भाषा को सीखने में रुचि है या नहीं, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप करना उसमें जरूरी है। अगर हम इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे तो वह आसानी से इस फॉरेन लैंग्वेज को भी सीख जाएगा। तो ये हो गया हमारा 9th नंबर का प्रिंसिपल। देन 10th नंबर पे आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पैसिव एंड एक्टिव वोकैबुलरी। दोस्तों, जब हम बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान देखो दो तरीके से होता है। एक तो जब हम किताब में किसी वर्ड को पढ़ते हैं वो चीज अलग है, और एक स्पोकन इंग्लिश में जब बोलते हैं तो वो वर्ड अलग है। तो बच्चों को इन चीजों का नॉलेज भी साथ ही देना चाहिए कि जैसे मैंने कोई वर्ड ऐसा यूज कर लिया टफ, जिसे हम बोलचाल की भाषा में, जैसे आपने अगर बोला हिंदी बोलते हो तो आप ज्यादातर यही बोलते हो कि ये तो बहुत बढ़िया है। अति उत्तम शब्द का हम बहुत कम उपयोग करते हैं। सर्वश्रेष्ठ, ये तो सर्वश्रेष्ठ कृति है। कृति वर्ड को कौन यूज करता है, हम ज्यादातर ये तो बोलते हैं बहुत बढ़िया रचना है। तो उन शब्दों के साथ भी उनको आत्मसात करवाइए कि इन शब्दों को आपको ज्यादा यूज करना चाहिए, जो कि आसानी से आप अपने जो भाव हैं वो लोगों को समझा सको। अगर आप टफ वोकैबुलरी यूज करेंगे तो फिर सामने वाला व्यक्ति भी आपकी भाषा समझ पाए या नहीं। तो बच्चे को पैसिव एंड एक्टिव वोकैबुलरी का नॉलेज भी देना चाहिए। ये वाला 10th नंबर का प्रिंसिपल। और 11th नंबर का जो प्रिंसिपल हो गया लैंग्वेज एप्टीट्यूड, भाषा अभिवृत्ति। तो ध्यान देना दोस्तों, इस लैंग्वेज एप्टीट्यूड में कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे ग्रामर आ गई, ग्रामर इसमें आ जाएगी, फोनेटिक्स आ जाएंगे, फोनेटिक्स आ जाएंगे। और अगर हम कहें तो रोट मेमोराइजेशन एक बहुत बड़ी चीज है, रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन क्या होता है दोस्तों, ये होता है रोट मेमोराइजेशन जो रटने की प्रवृत्ति। तो कुछ बच्चे जैसे सीख नहीं पाते हैं तो हो सकता है उन बच्चों को वर्ड्स की प्रैक्टिस ज्यादा करवाइए, उनको कहिए कि इन शब्दों को 10 शब्दों को रट लीजिए और बच्चा 10 शब्द अच्छे से याद कर लेगा उस रटने की प्रवृत्ति की वजह से। तो इसे बोलते हैं लैंग्वेज एप्टीट्यूड, जिसमें ग्रामर है, फोनेटिक है, जैसे रोट मेमोराइजेशन है, ये कुछ कंपोनेंट्स इसमें शामिल किए जाते हैं। और जो 12वां प्रिंसिपल 12th नंबर का वो है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, अनुकरण के माध्यम से सीखना। क्या होता है दोस्तों, जैसे वो मदर टंग को अनुकरण के माध्यम से सीखता है तो जो स्पीकर इंग्लिश बोल रहा है तो उसका अनुकरण करते हुए भी बच्चे आसानी से, जैसे टीचर अगर क्लास में इंग्लिश बोलेगा तो बच्चे भी 100% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रिंसिपल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पर एक सिंगल लाइन के हिसाब से, इसमें ऐसे नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको शार्प स्टडी करनी है। एग्जाम के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा जाता है या डीप में नहीं पूछा जाता है, सतही तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं, विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो 4 प्रिंसिपल दिए जाएंगे, तो 3 प्रिंसिपल ऐसे होंगे जो आपको इनमें से मिलेंगे और एक प्रिंसिपल ऐसा होगा जो यूज नहीं किया जाता है, वही आपको टिक करना होता है। एक और प्रश्न अगर मैं बात करूं कैसे, कि विच इज द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो 3 प्रिंसिपल गलत दे दिए जाएंगे और एक सही दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने पढ़े 12 प्रिंसिपल। अब हम पढ़ते हैं 13वां प्रिंसिपल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, जो 13 नंबर का प्रिंसिपल है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन।
प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में क्या होता है कि जो कुछ बच्चे होते हैं जो कि सीखना तो चाहते हैं बट वो क्या होते हैं, डिस्करेजियस, हतोत्साहित होते हैं, वो उनको प्रोत्साहित हमें करना होता है। तो उनको जब हम मोटिवेट करना है तो मोटिवेशन जब बच्चों को देंगे तो वो भाषा सीखने की तरफ बढ़ेगा। तब आप उसको किस प्रकार से आप मोटिवेट कर सकते हैं, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। एक और बात ध्यान रखना है कि मोटिवेशन को द कोर ऑफ लर्निंग या यूं कहें कि हार्ट ऑफ लर्निंग भी कहा गया है। दूसरी बात कि इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है अराउजिंग टेक्निक्स, एक एक्सपेक्टेंसी टेक्निक्स, एक इंसेंटिव टेक्निक्स। हाँ दोस्तों, मोटिवेट करने के लिए बच्चों को हम कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अराउजिंग टेक्निक्स का मतलब ऐसा है जैसे कोई बच्चा है जो स्लीपीनेस का मतलब है कि डल है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, थोड़ा आलसी टाइप है, तो उस बच्चे को उससे बाहर निकालो। बच्चा यदि एंजाइटी में है, दुश्चिंता में है, तो उसको उससे बाहर निकालो। कुछ अच्छी सी मोटिवेटेड कहानियां सुनाइए, कुछ भी ऐसी चीजें बताइए, उसको ऐसी कहानियां बताइए कि भी बच्चा क्या करे, एंजाइटी से बाहर आ जाए, फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालिए बच्चों को। फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो सीखना तो चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन बच्चा क्या है कि उनके सामने अपने आप को संकोचित महसूस करता है और वो नहीं बोल पाता है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। तो उसको उसकी फ्रस्ट्रेशन को भी दूर हमें करना चाहिए। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है जो है क्यूरियोसिटी का, जिज्ञासा बढ़ाने का। बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए, तो हमें उसकी स्लीपीनेस को दूर करना चाहिए, उसकी एंजाइटी को दूर करना चाहिए, उसकी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही उसको अच्छी अच्छी कहानियां, ऐसी मोटिवेटेड और ऐसी पर्सनालिटी की कहानियां सुनाना चाहिए कि वो अच्छे से मोटिवेट हो जाए और साथ ही उसके अंदर और सीखने की जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास हो सके। साथ ही जब हम अराउजिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो वो टेक्निक आते हैं जिसे बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हम जो टीचर हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी उन बच्चों से, उन स्टूडेंट से जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं या कोई सी भी भाषा, तो उससे आप एक्सपेक्टेशन रखिए कि भी मेरा बच्चा है और तू करके दिखा देगा बेटा, तू करके दिखा देगा मुझे, मतलब ऐसी अपेक्षाएं उससे रखिए तो बच्चा भी मोटिवेट होगा और वो करके दिखा देगा, सीख करके दिखा देगा। और अगली टेक्निक है इंसेंटिव टेक्निक्स। ये भी बहुत ही कारगर साबित होती है दोस्तों सीखने की प्रोसेस में। कैसे कि जो कुछ बच्चे हैं अगर अच्छा काम करके दिखाते हैं, वो जैसे कुछ सीख गए, आज मैंने 10 सेंटेंसेस सिखाए और वो 5 भी अगर सीख जाते हैं तो उसको प्राइज दीजिए, एक चॉकलेट ही क्यों ना दे दीजिए। अगर आप एक चॉकलेट भी दे देंगे तो भी बच्चा, मुझे कल और चॉकलेट मिलेगी यदि मैं और सीखूंगा, तो ये भी उसके लिए मोटिवेशन का काम कर सकती है। पनिशमेंट, यदि बच्चा नहीं सीख रहा है तो उसको हल्का सा पनिशमेंट भी आप दे सकते हो, उसको स्कोल्ड कर सकते हो, उसको थोड़ा, तो बच्चे को पनिशमेंट के माध्यम से भी आप मोटिवेट कर सकते हो। प्रेज, उसकी प्रशंसा में 2 शब्द कह दीजिए, वेल डन बॉय, तो ऐसे भी वो आप उसको अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं बच्चा। और नहीं, बच्चा भी सोचेगा टीचर ने मुझे ऐसा कहा, अगले दिन और आगे से सीख करके आएगा। ग्रेड्स का मतलब है बच्चों, यहाँ पर जैसे आप बच्चों को कभी भी कम ग्रेड मत दीजिए जिससे वो डीमोटिवेट हो जाए, उनको अच्छे से अच्छे अंक देने का प्रयास किया कीजिए। देन कंपटीशन, और हो सकता है अगर आप बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करें, जो सीखेगा जल्दी उसको ये इनाम होगा, जो जल्दी सीखेगा उसको ये वाला इनाम दिया जाएगा, तो इस प्रकार से भी आप बच्चों में मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। और अगर बच्चा मोटिवेट हो जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, भाषा को आसानी से सीख जाएगा। ये तो थी हमारी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन की बात करने के बाद में अगला जो हमारा प्रिंसिपल है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में यूज किए जाते हैं, उन शब्दों को आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या है कि देखो, मैटर तो बहुत कुछ होता है और बच्चे कुछ हमारे पास एवरेज होते हैं, कुछ हाईएस्ट आईक्यू वाले होते हैं, कुछ डल टाइप के होते हैं। तो उन बच्चों को देखते हुए हमें सब्जेक्ट मैटर तैयार करना होता है, विषय वस्तु तैयार करनी होती है। तो
तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का दिमाग में ध्यान रखना होता है जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग मटेरियल तैयार कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट मैटर तैयार कर रहे होते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहली बात है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है बारंबारता का। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी वर्ड को बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, अगर आपने एक बार बोल करके, जैसे मैंने कहा बफलो, एक बार बोल दिया, अब बोलने से क्या हुआ, बच्चे को समझ में आ गया? नहीं। तो आप उस वर्ड की फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दीजिए। आपने देखा हो तो छोटी कक्षाओं में हम पहाड़े बुलवाते हैं। जैसे 10 बच्चे हैं तो मुझे 2 का पहाड़ा बुलवाना है, तो एक बच्चे से मैं 2 का पहाड़ा बुलवाऊंगा, वो सभी से बुलवाएगा। फिर दूसरे को खड़ा करूंगा, वो सभी से बुलवाएगा। तो इसी प्रकार से आप फ्रीक्वेंसी के माध्यम से बच्चों को अच्छे से इंग्लिश सिखा सकते हैं। देन रेंज, कि वर्ड का स्थान, कि जो शब्द होता है इस शब्द को कहाँ यूज करना है, किस समय यूज करना है, उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। तो ये चीज भी हमें सिखानी चाहिए। जैसे मैंने आपको एक वर्ड सिखाया एक्सेप्ट और एक वर्ड सिखाया कन्फेस। अब अगर मैं हिंदी बताऊंगा तो दोनों की तो हिंदी होती है स्वीकार करना। क्या होती है? स्वीकार करना। तो अब मैंने कहा बच्चे को तो दिमाग में फिक्स हो गया ना बच्चों कि एक्सेप्ट का मतलब ही स्वीकार करना है, कन्फेस का मतलब ही स्वीकार करना है। तो बच्चे को हमें यहाँ पर डिफरेंस करके सिखाना चाहिए कि अगर आप कोई पॉजिटिव काम करते हो कि तो वहाँ अगर आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, तो एक्सेप्ट वर्ड का यूज करेंगे। और यदि आपने कोई गलत काम कर दिया और आपको स्वीकार कर रहे हो तो फिर आप उसे कन्फेस करते हो। जैसे आपने किसी का चांटा मार दिया और आप अपराध कर दिया, अब आप स्वीकार करते हो तो वो कन्फेस करते हो। तो इस प्रकार से हम रेंज के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। देन हम यूज कर सकते हैं कवरेज, कि वर्ड को कौन सी लेवल तक और कहां तक यूज कर सकते हैं। साथ ही एक और चीज ध्यान रखना, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। जैसे मैं हाथी को सिखाना चाहता हूँ, एलिफेंट वर्ड सिखाना चाहता हूँ बच्चों को, और बच्चों ने कभी जाना नहीं कि एलिफेंट क्या है, तो हो सकता है कि वह सिखाने से पहले एलिफेंट का कोई न कोई मिनिएचर या फोटो क्लासरूम में मौजूद हो। या मैं चेयर सिखाना चाहता हूँ, चेयर शब्द तो चेयर वहाँ अवेलेबल हो तो मैं बच्चे को आसानी से वो चेयर वर्ड सिखा सकता हूँ। जिस चीज़ को आप सिखाना चाहता हो उसकी उपलब्धता क्लासरूम में हो तो और बेहतर आपकी टीचिंग हो सकती है। देन टीचिंग एबिलिटी। हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे BSTC कोर्स होता है, B.Ed कोर्स होता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD। तो ये डिग्रीज क्यों? तो ये निर्धारित करती है कि कौन से लेवल के बच्चे को किस प्रकार के नॉलेज वाला टीचर सिखा सकता है, उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो उस एबिलिटी का भी होना बहुत जरूरी है। और साथ ही बच्चे के अंदर लर्निंग एबिलिटी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हाँ दोस्तों, यदि बच्चा कक्षा भले से 10 साल का है लेकिन उसको हम 2 सेकंड क्लास का ही मैटर सिखा सकते हैं तो उसे सेकंड का ही सिखाइए। अगर आप 5th क्लास का सिखाने लग गए, नहीं सीख पाया, तो वो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से वो फेल हो जाएगा। तो लर्निंग एबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण का सिद्धांत। आदत निर्माण का जो सिद्धांत होता है दोस्तों, इसमें वही LSRW का यूज किया जाता है कि बच्चों में किसी भी चीज को सुनने की प्रवृत्ति का उसमें आदत बनाइए कि भाई बच्चा लिसनिंग करे, अच्छा श्रोता बने, आदत बनाएंगे उसकी। या बच्चे को जब भी बोले तो उसको कहें कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल बेटा, करेक्ट इंटोनेशन के साथ बोल बेटा, करेक्ट एक्सेंट के साथ बोल बेटा। तो उसके अंदर ऐसी आदत का निर्माण करें कि वही बोले। जैसे मैंने अभी आपको एक वर्ड सिखाया था डंकी, कि मोस्टली स्टूडेंट्स डंकी ही बोलते हैं, बट आप उसको टोकिए, उसको कहिए बेटा डंकी नहीं, इट्स डोंकी। तो बच्चे को सिखाओगे, बच्चा एक बार रुकेगा, दोबारा गलत बोलेगा, तीसरी बार तो सही बोल ही देगा। देन करेक्ट स्पीकिंग विद करेक्ट इंटोनेशन की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद रीडिंग अलाउड विद एग्जैक्ट आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण।
बच्चे को कहिए कि बेटा आप जोर जोर से इनको एक सही उच्चारण के साथ में पढ़िए, इसकी आदत बच्चे में डालिए। उसके बाद बिना देखे बिना कुछ किए बच्चों को लिखने के लिए आप श्रुति लेख दे सकते हैं, और वो भी करेक्ट होना चाहिए। तो किसी भी प्रकार की लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग वाली हैबिट आप बच्चे के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और अब हमारा जो अगला प्रिंसिपल, दोस्तों अगला जो प्रिंसिपल है वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन में क्या होता है कि इस ग्रेडेशन का मतलब कई सारे स्टूडेंट ग्रेड से ले लेते हैं, जो कि यहाँ बिल्कुल नहीं है। ग्रेडेशन का मतलब होता है जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको आसान बनाना, कि कौन से ऐसे मेथड का हम यूज़ करें जिससे जो सब्जेक्ट मैटर है वो आसान बन जाए। तो दोस्तों इसका मीनिंग होता है टू सिंप्लीफाई द सब्जेक्ट मैटर। इस प्रिंसिपल के लिए, कौन सा, ग्रेडेशन के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो होता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। हाँ दोस्तों, अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, मैटर को और आसान बनाना चाहते हैं, तो ग्रुप में उनको काम दे सकते हैं। सीक्वेंस का मतलब है 1 by 1 आप काम करवा सकते हैं। ओके, या फिर हम यूँ कहें जैसे ग्रामर का एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पोका, तो इस स्पोका में हम सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है और एडवर्ब क्या है, एक सीक्वेंस के माध्यम से या पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक सीक्वेंस के माध्यम से सिखाते हैं। वैसे ही आप बच्चों को इंग्लिश बोलने में सिखा सकते हैं कि बेटा सबसे पहले स्टेज पर ऐसे बोलिए, फिर ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए। देन अगला जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। एज इट इज प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस नाम ध्यान रखने हैं, इनका मीनिंग ध्यान रखना है, जिसमें आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा डीप में जाओगे तो उलझ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है एक, और उस एक क्वेश्चन को ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना भी अगर आपने पढ़ लिया ना 100% आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस में ध्यान देना दोस्तों। एक्यूरेसी का मीनिंग होता है द यूज ऑफ एग्जैक्ट और राइट वर्ड्स। हाँ दोस्तों, आप इंग्लिश बोल रहे हो और बच्चे को सिखाना चाहते हो, तो बच्चे को एग्जैक्ट वर्ड का यूज करना सिखाइए। जैसे मैंने अभी आपको 2 वर्ड का एग्जांपल दिया था, एक्सेप्ट और कन्फेस। तो आप ध्यान देना दोस्तों, अगर आप कोई भी बच्चे को कहते हैं, वो कहेगा कि आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, दैट विल बी इनकरेक्ट। आप उसे सिखाइए कि बेटा यूज द एग्जैक्ट वर्ड। यहाँ एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, कन्फेस, आई कन्फेस माई गिल्टी, आई कन्फेस माई मिस्टेक। तो वो ऐसे सही शब्दों का इस्तेमाल करना सिखाइए। करेक्टनेस का मतलब होता है एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन। बच्चा प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए बच्चे को। कई सारे बच्चे, जैसे मैंने बोला कि स्पीक, और जैसे बच्चे को स्पेलिंग पता नहीं है तो वो इस स्पीक को कैसे लिख देगा, स्पीक, तो दैट विल बी इनकरेक्ट। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोला ना, तो कई सारे बच्चे इस नो को लिख देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग, और उतार चढ़ाव के कहाँ कैसे शब्द को किस तरीके से बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। तो एक्यूरेसी ऑफ इंटोनेशन, एक्यूरेसी ऑफ स्ट्रक्चर मतलब जैसे बच्चा जैसे आई गो टू स्कूल, तो गो आई टू स्कूल तो नहीं बोल रहा है, आई गो टू स्कूल एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, तो वह बच्चे को आना चाहिए। तो देर आर सो मेनी प्रिंसिपल्स वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो। सो गाइस, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। बहुत आसान शब्दों में मैंने ये चीज़ें सिखाई है, बहुत इजी है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। आप बस देखिए, सुनिए और पढ़िए, बस इतना ही। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए पहले से ही हर लेक्चर की तरह आपको शुभकामनाएं कि आप सफल हों और अपने माता पिता और सभी का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच।